हेलो एवरीवन, आज है 22 जुलाई और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 22 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था 72 नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में, जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड ममूटी और कार्तिक आर्यन ने जीता, बेस्ट एक्ट्रेस का जीता यामी गौतम ने, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड राजकुमार पेरियासामी ने और बेस्ट फिल्म जो रही है ये आर्टिकल 370 रही है। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 स्पेन ने जीता अर्जेंटीना को हरा करके और आईसीसी की गवर्नेंस रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष देवजीत सिकैया बने हैं। हरजीत सिंह ग्रेवाल जो है ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। भारत का सबसे गहरा जो भूतापीय कुआं जियोथर्मल वेल ये शुरू किया गया है पूगा घाटी लद्दाख में। हर साल विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। मॉरिशस जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में शामिल होने वाले 111वें नंबर का मेंबर कंट्री बना और ये क्वेश्चन मैंने रिमूव किया था, इसलिए आज फिर से ऐड कर दिया आईएनएस मालवन वाला क्वेश्चन 11 में। किस राज्य को नीति आयोग द्वारा जारी पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में पहले स्थान पर रखा गया? तो गुजरात इसका राइट आंसर है। स्पेस टेक स्टार्टअप है HX20, इसने स्पेस एक्स के किश मिशन के जरिए अपना दूसरा उपग्रह कोयो लॉन्च किया। ट्रांसपोर्टर 17 इसका राइट आंसर है। ब्रांड फाइनेंस 100 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का मोस्ट वैल्यूएबल टायर ब्रांड जो है ये MRF बना है। तो सभी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है 40 नंबर के जो दक्षिण एशियाई खेल होंगे साउथ एशियन गेम्स 2027, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो नेक्स्ट ईयर इसे होस्ट करने जा रहा है पड़ोसी पाकिस्तान। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो ये मार्च के महीने में 23 से 31 मार्च तक आयोजित किए जाएंगे पाकिस्तान में। मुख्य मेजबान शहर जो है लाहौर और इस्लामाबाद है, जबकि फैसलाबाद एक सब होस्ट सिटी होगा। 1989 और 2004 के बाद पाकिस्तान थर्ड टाइम साउथ एशियन गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। ये गेम्स मूलतः तो होने थे 2023 में, लेकिन कई बार टालने के बाद अब फाइनली ये मार्च 2027 के लिए तय कर दिया गया है। साउथ एशियन गेम्स का आयोजन साउथ एशिया ओलंपिक काउंसिल के तहत किया जाता है, जो इस इवेंट के लिए क्षेत्रीय गवर्निंग बॉडी है। डिस्कशन किया जाए यदि अपकमिंग जो स्पोर्ट्स इवेंट है तो 22वें नंबर की राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप इस साल दिल्ली होस्ट कर रहा है। दिल्ली में ही बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। 2026 का तो फीफा मेंस वर्ल्ड कप हो चुका, जो कि यूएसए, मैक्सिको, कनाडा ने होस्ट किया। अब इसका जो नेक्स्ट एडिशन होगा स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को होस्ट करेंगे 2030 में। महिलाओं का फीफा वुमेन वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर होने जा रहा है ब्राजील में। 2026 के एशियाई खेल नगोया में, 2028 के समर ओलंपिक लॉस एंजल्स अमेरिका में और इस साल महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स ने की थी, जिसमें कि विनर रहा था ऑस्ट्रेलिया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने यूसीसी बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है? तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि अभी बिल के ड्राफ्ट को भी मंजूरी मिली है। एक क्वेश्चन हमने पढ़ रखा है कि यूसीसी अपनाने वाला यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने वाला जो पहला राज्य है ये उत्तराखंड है। अभी यहाँ मध्य प्रदेश का हम फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 19 जुलाई 2026 को यूसीसी बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। ये ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली एक हाई लेवल कमेटी ने तैयार किया है। इसका मकसद है शादी, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार, गोद लेने और गुजरा भत्ता से जुड़े मामलों में एक ही जैसे कानून लागू होगा पूरे राज्य में और इसे मॉनसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा यहाँ की विधानसभा में। और ये जो यूसीसी है यहाँ प्रस्तावित, इसके दायरे से अनुसूचित जनजातियों को फिलहाल बाहर रखा गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11 है। रिसेंटली हमने कोरकू जनजाति के बारे में पढ़ा था, जो खबरों में थे, ये मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला यहाँ भोपाल में रखी गई है। 2 चाइल्ड पॉलिसी का जो नियम था ये हटाने का फैसला किया एमपी गवर्नमेंट ने। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विसेज के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों में सबसे अधिक कुपोषण मध्य प्रदेश में बताई गई है। नर्मदा नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट शुरू हुआ है। पहला रोलिंग बजट मध्य प्रदेश में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने NH45 पर पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क की शुरुआत करी। मध्य प्रदेश दिसंबर में नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। धार जिले के भैंसौला गांव में देश के पहले प्रधानमंत्री मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में भारत का पहला हिंदी मीडियम का MBBS कॉलेज बनने जा रहा है।
पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य किया गया। राहवीर योजना की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश ने देश की पहली जीसीसी पॉलिसी पेश करी थी। ग्वालियर सिटी ऑफ म्यूजिक चुना गया। 58 नंबर का टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का माधव टाइगर रिजर्व है और सांची जो है देश की पहली सोलर सिटी है। सवाल तीसरा है, टाइगर लाइटनिंग 2026 ये किन दो देशों के बीच आयोजित होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? तो बांग्लादेश और अमेरिका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो अभ्यास है टाइगर लाइटनिंग बांग्लादेश की सेना और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमांड के बीच आयोजित की गई। ये 19 जुलाई को शुरू हुआ है और 13 दिनों तक यानी 31 जुलाई तक चलेगा। इसका उद्घाटन समारोह बांग्लादेश के सिलहट में जलालबाद छावनी स्थित पैरा कमांडो ब्रिगेड में किया गया। यह अभ्यास जंगल में युद्ध, आतंकवाद रोधी अभियान और युद्ध के दौरान घायल सैनिकों को तत्काल मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराने पर केंद्रित है। टाइगर लाइटनिंग की शुरुआत सबसे पहले 2017 में हुई थी और कोविड-19 महामारी के दौरान कुछ समय के लिए रुकने के बाद इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर भारत की कुछ एक्सरसाइज देखिए जो अन्य कंट्रीज के साथ होती है। साउथ कोरिया और जापान के बीच एक एक्सरसाइज हमने सैरेक्स देखी थी रिसेंटली। इसके अलावा वरुण गरुड़ फ्रेंजेक्स फ्रांस के साथ है। सिम्बेक्स कंबोडिया के साथ, अमेरिका के साथ है। वज्रविहार युद्धाभ्यास टाइगर क्लॉ इंद्र है भारत रशिया के साथ। मालाबार गुआम में आयोजित किया गया क्वाड कंट्रीज के बीच। खान क्वेस्ट मंगोलिया में और मैत्री अभ्यास थाईलैंड के साथ। किर्गिस्तान के साथ कंजर अभ्यास। दसलिक अभ्यास उज्बेकिस्तान। साइक्लोन यदि पूछा जाए तो भारत और इजिप्ट है, लेकिन डेजर्ट साइक्लोन पूछा जाए तो भारत यूएई। भारत श्रीलंका मालदीव के बीच दोस्ती अभ्यास रही। सूर्य किरण नेपाल के साथ। ओसिनबेक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ। विनबेक्स वियतनाम के साथ है। अजय वॉरियर कोंकण ब्रिटेन के साथ है। मित्र शक्ति सिलेनेक्स श्रीलंका के साथ। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ। बोंगो सागर संप्रति है बांग्लादेश के साथ। शिन्य मैत्री धर्म गार्जन वीर गार्जन जिमेक्स जापान के साथ है। सवाल चौथा है, ओडिशा के देवादत्त प्रियदर्शी ने किस देश में आयोजित 58 नंबर का जो इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2026 रहा इसमें गोल्ड जीता? तो इसका आयोजन उज्बेकिस्तान जो कि सेंट्रल एशियाई कंट्री है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। 58 इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड जो कि 10 से 19 जुलाई तक उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित किया गया। भारत ने ऐतिहासिक रूप से सभी गोल्ड मेडल जीते हैं। भारतीय टीम के 4 सदस्यों ने यहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल किए। भारतीय इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2026 में मेडल टैली में ये सबसे ऊपर रहा है। इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड ये सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के लिए दुनिया की प्रमुख सालाना केमिस्ट्री प्रतियोगिता है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद करेंसी सोम है। राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव है। भारत और उज्बेकिस्तान ने मिलकर फार्मा न्यूट्रा ट्रेड कॉरिडोर ये शुरू किया है और अभ्यास 10 में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। आप ये जरूर याद रखें मैप देखिए कि जो उज्बेकिस्तान है ये कैस्पियन सी से बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। सवाल 5वां है, हाल ही में खबरों में रही आना सागर झील ये किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में हो जाएगी। अभी खबरों में क्यों आई है? तो यहाँ पर बड़ी संख्या में मछली की मौतों के कारण ये झील चर्चे में रही। ये अजमेर में स्थित एक कृत्रिम झील है। इसका निर्माण जो है अर्नोराज चौहान ने किया था 1135 टू 1150 ईस्वी के बीच। ये कोई इसमें कंफर्म नहीं, बस इसी बीच ये किया गया था। जो लूनी नदी है इस पर बांध बनाकर इसका नाम पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्नोराज चौहान के नाम पर रखा गया है। और इस झील के बीच में एक आइलैंड भी है जहां पर नाव से पहुंचा जा सकता है। सवाल 6वां है, कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में उद्घाटन किए गए भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय का नाम क्या है? तो इसका नाम है शब्दलोक यानी कि शब्दों का संग्रहालय। रिसेंटली गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। शब्दलोक जो कि भारत का पहला इमर्सिव यानी कि अनुभव आधारित भाषा संग्रहालय है। 19 जुलाई को कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में इसका उद्घाटन किया गया। इसे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत नेशनल लाइब्रेरी ने डेवलप किया है। सवाल 7वां है, अमेरिकी फिल्म निर्माता जेम्स ग्रे इन्हीं किस फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित ऑनररी करियर पार्डो अवार्ड देने के लिए चुना गया है? तो हाल ही में आयोजित होने वाले लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में ये सम्मानित किए जाएंगे। ये है अमेरिकी फिल्म निर्माता जेम्स ग्रे। 79 नंबर के जो लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल होंगे इसमें ये ऑनररी करियर पार्डो अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे जो कि अगस्त के महीने में आयोजित किया जाएगा। स्विट्जरलैंड के लोकार्नो में मशहूर ओपन एयर वेन्यू में
पियाजा ग्रैंडे में आयोजित होना है। 1946 से लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की गई, जो कि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में से एक है। और इन्हें जो अवार्ड दिया जा रहा है, ऑनररी करियर पार्दो अवार्ड, ये वर्ल्ड सिनेमा में जीवन भर बेहतरीन कंट्रीब्यूशन देने के लिए दिया जाता है। रिसेंट के इंडियन अवार्ड्स हम देखें तो ज्ञानपीठ अवार्ड वैराम मथु, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार मिला है रणछोड़ लाल गोस्वामी को, ग्रैंड सैंड मास्टर कप सुदर्शन पटनायक, बैंकर ऑफ द ईयर के सत्यनारायण राजू, संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अभिलाषा बाराक, इस साल का जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार रहा यांग शुआंगजी ने जीता ताइवान ट्रैवलॉग के लिए। यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज मिला सुडानी पत्रकार सिंडिकेट को। ग्लोबल ग्रीन आइकन जोगनपल्ली संतोष कुमार। WWF नेशनल अवार्ड मिला एन अलीम यूसुफ को। MS स्वामीनाथन अवार्ड श्रीनिवास राव। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर सयानी गुप्ता। 5वें नंबर का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कैलाश सत्यार्थी। एबल प्राइज मिला है जर्मनी के प्रसिद्ध मैथमेटिशियन गेल फाल्टिंग्स को। सवाल 8वां है, हाल ही में यूके के पहले AI मंत्री के तौर पर नियुक्त किए गए जो कनिष्क नारायण हैं, मूल रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो यूके में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में कनिष्क नारायण को AI के लिए अपना पहला कैबिनेट स्तर का मंत्री नियुक्त किया गया, जो AI गवर्नेंस पर देश के बढ़ते फोकस को दिखाता है। कनिष्क नारायण भारतीय मूल के लेबर पार्टी के सांसद हैं, जो वेल्स के वेल ऑफ ग्लेमॉर्गन का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनका जन्म जो है बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ है। अगला सवाल भी एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया है जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर का है। क्वेश्चन 10 में हम देखेंगे, दिल्ली सरकार की परिवर्तन योजना का उद्देश्य पुराने कमर्शियल व्हीकल को इनमें से किससे बदलना है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए BS6 मानकों वाले और ई व्हीकल से इसे बदलने का लक्ष्य है दिल्ली सरकार का। किस योजना के तहत? परिवर्तन योजना के तहत। यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है BS6, इसका पूरा नाम है भारत स्टेज 6। ये भारत सरकार द्वारा वाहनों से होने वाली जो पोल्यूशन है इसे कंट्रोल करने के लिए लागू किया गया था। ये एक सख्त उत्सर्जन मानक है और अप्रैल 2020 से देश भर में सभी नए वाहनों के लिए इसे कंपलसरी किया गया। देखिए, पुराने व्हीकल हो जाते हैं तो ये कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा करते हैं, तो इसे अब रिप्लेस करने के लिए BS6 मानक वाले और साथ ही इसे ई व्हीकल से भी बदलने के लिए या रिप्लेस करने की योजना है। यहाँ पर ना ये भी मेंशन है कि इस योजना का मकसद दिल्ली NCR में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट बेड़े को आधुनिक बनाना है। इस योजना के तहत कम प्रदूषण वाले वाहन खरीदने पर वाहन मालिकों को टैक्स में छूट, ब्याज पर सब्सिडी और मैन्युफैक्चरर की तरफ से डिस्काउंट भी मिलेगा। यहाँ पर परिवर्तन जो लिखा हुआ है ना, इसकी फुल फॉर्म यहाँ से मैंने मेंशन करी है, प्रोग्राम फॉर एक्सेलरेटेड रिन्यूएबल एंड incentivization of vehicle assets for reducing transport air pollution and network emissions। हिंदी में यहाँ पर मेंशन है ट्रांसपोर्ट से होने वाले प्रदूषण और नेटवर्क उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन संपत्तियों के तेजी से नवीनीकरण और प्रोत्साहन का ये कार्यक्रम है। सवाल 10वां है, जुलाई 2026 में यूके के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? आप सभी को मालूम है कीर स्टारमर ने ये रिसेंटली निजी कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था और इन्हीं के बाद अब एंडी बर्नहम जो हैं ये यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ये लेबर पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इसके पहले 2017 से ग्रेट मैनचेस्टर के मेयर के तौर पर काम कर चुके हैं। बर्नहम बिना आम चुनाव के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि लेबर पार्टी जो है इसके पास पहले से ही मेजोरिटी थी संसद में और पार्टी ने इन्हें अपना नया नेता चुन लिया है। वह यूके के 59 नंबर के प्राइम मिनिस्टर और पिछले दशक में 7वें ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने हैं। वर्तमान में भारत के जो हालात चल रहे हैं सत्ता पक्ष के लिए, जैसे कि अभी मेजॉरिटी में एनडीए है, जैसे कि मैं यहाँ पर यूके की जो संसद है इसका एग्जांपल देकर के समझा रही हूँ। जो स्टूडेंट अभी नाराज चल रहे हैं सत्ताधार पार्टी से, वो ये चाहते हैं कि जैसे सत्ता के जो नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्हें पद से हटा करके किसी और पार्टी का जो नेता है उसे अध्यक्ष चुना जाए या फिर इसे प्रधानमंत्री चुन लिया जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, यदि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करते या खुद से अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो होगा ये भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। ऐसा किस लिए? क्योंकि संसद में जो मेजोरिटी है ये बीजेपी की ही है। सवाल नंबर 11 है, इसके पहले हम देख लेते हैं कुछ रिसेंटली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर के बारे में।
स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर जेनिस जानसा, सेनेगल के अहमदो अल अमीनोलो, इराक के अली फली कादिम, हंगरी के पीटर मेग्यार, नेपाल के बालिन शाह, साया जिंदानी, यमन की शाने ताकाइची, जापान की, थाईलैंड के अंतिम चरण विराकुल, लिथुआनिया के इंगा रुबिन, भूटान के शेरिंग तोप के, पाकिस्तान के शाहबाज शरीफ, रशिया के मिखाइल मिशोस्टोइन, इटली की जॉर्जिया मेलोनी, इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज, कनाडा के मार्क कार्नी, बेल्जियम के बार्टा डी वेवर, एस्टोनिया के क्रिस्टियन मिशेल, ट्यूनीशिया के सारा जाफरानी, मॉरिशस के नवीन रामगुलान, श्रीलंका की हरण्य मुरसूरिया, इथियोपिया के अबी अहमद अली, यूके के एंडी बर्नम, यूके के सर्गी कोरेस्की। कल ये क्वेश्चन मैंने रिमूव कर दिया था, इसलिए आज फिर से ऐड किया है। भारतीय नौसेना की माही कैटेगरी का जो दूसरा युद्धपोत है आईएनएस मालवन, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? गलती से मैंने कल मझगांव डाक कह दिया था, इसका आंसर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिजाइन जो निर्माण है, मतलब देखिए ये एक अत्याधुनिक पनडुब्बी रोधे उथले जल युद्धपोत का जो इस वॉरशिप का जो डिजाइन है, ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस वॉरशिप में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इसका प्रयोग कहां कहां पर होगा? तो ये युद्धपोत उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी अभियान, तटीय सुरक्षा और टोही गतिविधियों के लिए बेहद ही कारगर है। अब यहाँ पर लिखा माही कैटेगरी का दूसरा युद्धपोत है, तो एक तो आईएनएस माही, दूसरा युद्धपोत हुआ आईएनएस मालवन। यहाँ पर मिलते जुलते कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट 75 के तहत जिन 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण हुआ है, इसे याद रखने की ट्रिक पहले भी मैंने बताई है। ये है ट्रिपल के, ट्रिपल वी, कलवरी, खंडेरी, करंज, वेलावागिर, बक्शीर। फिर प्रोजेक्ट 17A के तहत जिन 7 वॉरशिप्स का निर्माण हुआ है, इसे याद रखने की ट्रिक मैंने बताई थी, जिसमें लास्ट में गिरी शब्द आता है, जैसे नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दीनागिरी, विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी। जो सर्वे पोत है, इसे याद रखने की ट्रिक है, इनके नाम के लास्ट में AK आता है, इंग्लिश में आप देखें। और मिलते जुलते नाम भी है, जैसे कि संध्यायक, निर्देशक, इक्षक और रिसेंटली शामिल हुआ संशोधक। और न्यूक्लियर सबमरीन्स जो है 4 हमारी, ये भी याद रखने की आसान ट्रिक है। इनके स्टार्टिंग में अरि आता है, जैसे अरिहंत, अरिघात, अरिदमन और अरिसूदन। प्रोजेक्ट 15B के तहत जो 4 जहाजों का निर्माण किया गया, इसे याद रखने की ट्रिक है किसी सिटी के नाम से, जैसे कि विशाखापट्टनम, मोरमुगा, इम्फाल और सूरत। इसका डिस्कशन भी हम पहले कर चुके हैं। मैंने कल आपसे पूछा था 15 जुलाई से भारत और किस देश के बीच सेटा लागू हुआ है? तो एक व्यापार समझौता था जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच लागू हुआ। आज का सवाल है 16 जुलाई 2026 को किस देश की संसद के द्वारा यूक्रेन की संसद के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।